नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बाबूलाल फिर से हाजिर हो गया हूँ आपके सामने। हमने कल बात की थी भाषा के बारे में। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से होती है और किस शब्द से होती है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो ये वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा। छोटा सा वीडियो है, मात्र 16-17 मिनट का वीडियो है वो। मैंने इतना ही बनाया था पहले वीडियो, तो उस पर आप देख सकते हैं। और इस चैनल के बारे में जो जानकारी है वो भी उस वीडियो में आपको दी गई है। तो हम भाषा शब्द के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो भाषा शब्द किस धातु से बना है? तो भाष धातु से बना है। संस्कृत में भाष धातु होती है, उससे भाषा शब्द बना है। भाष धातु में आ प्रत्यय या संस्कृत में कहें तो टाप, तो उससे मिलकर ये भाषा शब्द बना है। इसके बारे में हमने कल देखा था, शब्दकोश से अर्थ देखा था इसका, और व्याकरणात्मक अर्थ देखा था। व्याकरणात्मक दृष्टि से इसका अर्थ क्या होता है और शब्दकोश की दृष्टि से क्या अर्थ इसका होता है। और इसके बारे में हमने पाणिनि की जो परिभाषा थी वक्तायाम वाची यानी स्पष्ट वाणी, उसके बारे में चर्चा की थी। और एक पतंजलि जिन्होंने महाभाष्य लिखा था, उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में हमने चर्चा की थी। पतंजलि ने कहा था कि जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है उसे क्या कह देते हैं? भाषा। और एक हमने आज करेंगे हम कामता प्रसाद गुरु। उन्होंने भाषा के बारे में क्या संकेत दिया है, क्या बात कही है? उन्होंने कहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को भली भांति दूसरों को समझा सकता और दूसरों के विचारों को अच्छी तरह से ग्रहण कर सकता है। ये परिभाषा दी है दोस्तों कामता प्रसाद गुरु ने। और एक अपने बीच में आते हैं बाबूराम सक्सेना। उन्होंने क्या परिभाषा दी है तो उनकी भी देख लीजिए। जिन ध्वनि संकेतों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता उसे भाषा कहते हैं। तो क्या कहते हैं बाबूराम सक्सेना? क्या कहते हैं? जिन ध्वनि संकेतों से मनुष्य अपने विचार दूसरों के ऊपर रखता और दूसरों के समझता। अर्थात जिन ध्वनि संकेतों से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे क्या कह देते हैं? हम भाषा कह देते हैं। ये कहा है बाबूराम सक्सेना ने। तो ये दोस्तों कुछ भाषा की परिभाषाएं थी जिनको हमने देखा है। अब भाषा की कुछ विशेषताएं होती है। जैसे क्या होता है? भाषा मानव की आधारभूत आवश्यकता है। तो भाषा अगर नहीं होगी तो हम दूसरे जो जानवर है या दूसरे जो है पशु पक्षी जो भी है जीव है उनसे हम अलग नहीं हो पाएंगे। भाषा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें उनसे अलग करती है। तो भाषा अगर नहीं होगी तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। हम एक तरह से जानवरों की तरह ही व्यवहार करने लग जाए, उनकी तरह ही हो जाएंगे। तो भाषा मनुष्य क्या आधारभूत आवश्यकता होती है। तो भाषा में ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है। अब ध्वनि संकेत, ध्वनि क्या होती है? ध्वनि अपने मुंह से जो आवाज़ जो निकलती है, कुछ भी निकलो अपने मुंह से, वो क्या हो जाती है? ध्वनि। और ध्वनि को अगर हम लिखित रूप देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वर्ण हो जाता है। इसके बारे में हम बातें आगे करेंगे। और निश्चित ध्वनि संकेतों से भाषा एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो निश्चित अपने ध्वनि संकेत निकलते हैं अपने मुंह से, अपने वाक् यंत्रों से, उन्हें क्या कह देते हैं? हम भाषा कह देते हैं। और देखिए आगे भाषा और व्याकरण। अब दोनों में भाषा और व्याकरण में क्या संबंध है?
वो देखिए भाषा और व्याकरण में एक अन्योन्याश्रित संबंध है, यानी घनिष्ठ संबंध है, एक दूसरे पर वो आश्रित है। यहां पर देख रहे हैं हम भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय। भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय। तो हमने भाषा के बारे में अधिकांश बातें कर ली है, अब करते हैं हम व्याकरण के बारे में। तो इनके बारे में, अब व्याकरण के बारे में करते हैं। व्याकरण और भाषा में अंतर संबंध क्या होता है, किस तरह से होता है वो देखिए। भाषा और व्याकरण दोनों में क्या अन्योन्याश्रित संबंध होते हैं। अन्योन्याश्रित मतलब अन्य अन्य, दोनों में एक दूसरे में संबंध होते हैं, अर्थात वो एक दूसरे पर आश्रित होती है, वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। भाषा व्याकरण पर होती है और व्याकरण किस पर होती है, भाषा पर आश्रित होती है। यदि भाषा एक विस्तृत वनस्थली है, यानी एक विस्तृत बड़ा सा बहुत सा वनस्थली है, तो उसमें व्याकरण एक समलंकृत उद्यान है, यानी एक जंगल है जबरदस्त, उसमें पेड़ पौधे झंखाड़ सब कुछ है। तो उसमें से अगर हम एक उद्यान, अच्छा सा फूलों वाला उद्यान जो निकाले, वो क्या है, अपनी व्याकरण होती है। उद्यान वाटिका होती है एक छोटी सी, उसमें से जो शुद्ध शुद्ध चीज हम निकाल लें वो होती है व्याकरण। जो भाषा वनस्थली में अनावश्यक झाड़ जंखाड़ होते हैं, जैसे जंगल है उसमें भाषा रूपी एक जंगल है, उसमें अनावश्यक रूप से झाड़ जंखाड़ होते हैं, उनको साफ करके और शुद्ध रूप से जैसे गुलदस्ता बनाने के लिए फूल चुने जाते हैं, वो क्या होती है, अपनी व्याकरण होती है। जैसे इन झाड़ जंखाड़ों को साफ करके व्यवस्थित, परिष्कृत, परिमार्जित और सुसंयत हम जिनको चुनते हैं, जिन शब्दों को चुनते हैं, वो क्या होती है, अपनी व्याकरण होती है। यानी भाषा क्या है, भाषा एक विस्तृत वनस्थली है, विस्तृत वनस्थली है। और व्याकरण क्या है, व्याकरण इस वनस्थली में से झाड़ जंखाड़ को सबको साफ करके और चुना गया एक समलंकृत उद्यान वाटिका है। उद्यान वाटिका है। तो दोस्तों क्रीम चीज जो होती है उसे क्या कहते हैं, हम भाषा में से निकालते तो उसे क्या कहते हैं, हम व्याकरण कह देते हैं। तो व्याकरण के बिना भाषा संभव नहीं है, और भाषा के बिना तो व्याकरण कभी कदापि संभव ही नहीं हो सकती। भाषा की स्थिति व्याकरण से पूर्ववर्ती है, क्योंकि अब ये देख लिया भाषा पहले आई या व्याकरण। तो दोस्तों पहले भाषा का जन्म हुआ, उसके बाद में उसमें सुधार हेतु व्याकरण का जन्म हुआ, फिर उसके बाद में भाषा के बाद में व्याकरण आए। तो भाषा की स्थिति व्याकरण से पूर्ववर्ती है। भाषा की स्थिति व्याकरण से पूर्ववर्ती है, अर्थात पहले भाषा आई, उसके बाद में जरूरत पड़ी विद्वानों को कि इसको शुद्ध कैसे लिखा जाए, परिमार्जित रूप, परिष्कृत रूप कैसे लिखा जाए इस भाषा का। तो उसके बाद में क्या हुआ, व्याकरण की उत्पत्ति होती है। विकास क्रम में पहले भाषा का उद्गम हुआ, उसे सुव्यवस्थित, सुसंयत और नियम संगत और सार्वभौमिक बनाने के लिए इसका व्याकरण का आविष्कार हुआ या व्याकरण की आवश्यकता पड़ी। अब देखिए व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि व्याकरण हम जो भी शब्द बोलते हैं भाषा में तो उनके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। जैसे हम बात करें तो जगत और जगत, जैसे एक तो होता है जगत ये और एक हो जाता है जगत ये। इन दोनों में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। वैसे तो सिर्फ अलंत लगा हुआ है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब होता है संसार, इसका मतलब हो जाता है क्या, एक कुएं की मुंडेर। तो थोड़ा सा भी चेंज हो गया भाषा में तो क्या हो जाता है देखिए। तो इसलिए इस व्याकरण की आवश्यकता पड़ी कि भाषा शुद्ध ही होनी चाहिए, शुद्ध भाषा करने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ी।
यदि भाषा एक प्रवाहमान निर्जर है, निर्जर क्या जानते हैं आप? झरना, प्रवाहमान जो हमेशा गिरता रहता है। भाषा एक प्रवाहमान निर्जर है, उसे व्याकरण के नियमों से आबद्ध होकर चलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तथापि हम व्याकरण की बात करते हैं, शुद्ध लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन भाषा तो एक प्रवाहमान है, वो चलती रहती है, लेकिन उसको व्याकरण के रूप में हम आबद्ध नहीं कर सकते, अर्थात व्याकरण के रूप में हम इसको बांध नहीं सकते, क्योंकि हम आपस में बातचीत करेंगे तो भाषा का कब तक, व्याकरण का कब तक उसमें ध्यान रखेंगे, अर्थात हम हमेशा ध्यान नहीं रख सकते। क्योंकि हमारी बोलचाल में साधारण जैसे हम जगत बोलते हैं, जगत का मतलब संसार ही ले लेते हैं, चाहे वो जगत या जगत जो भी बोले, उसमें हमें अपना नाम अर्थ क्या निकलता है? सिर्फ एक निकलता है, संसार। तो भाषा को व्याकरण में आबद्ध नहीं कर सकते, अर्थात व्याकरण में हम बांध नहीं सकते इसको, क्योंकि प्रवाहमान निर्जर है जो यूं ही चलती जाती है। तो इसलिए भाषा को हम जैसे बोलते हैं वैसे ही समझ लेते हैं, अपने अनुसार, जैसा अपना जो प्रयोग होता है या अपने को जरूरत होती है उसके हिसाब से हम समझ लेते हैं। तो देखिए आगे बात, अब व्याकरण, व्याकरण की व्युत्पत्ति किन किन शब्दों से होती है? व्याकरण, व्याकरण में देखिए दोस्तों, वी धन आ धन क्री धन अन, ये दोस्त होता है संस्कृत में। अब कैसे होगा इसको देखिए, वी प्लस आ, तो वी प्लस आ, जैसे वी का वह हलंत प्लस ई प्लस आ, तो इन दोनों में यण संधि होकर क्या हो गया? ई का क्या बन गया? ये प्लस आ, तो क्या बन गया? या। और इधर क्या है? वह जिसको हम आधा वह बोलते हैं तो हलंत, वह को, तो व्या बन गया इसका। फिर देखिए क्री, क्री में अन प्रत्यय लगने से ये बनता है री का ए, तो री का क्या बन गया? रे अलंत, तो इसमें ए बनने लगने से पूरा र हो गया, और न का और रे से री ये शब्द इनके बाद में अगर न आता है तो वो क्या किसमें परिवर्तित हो जाता है? अणय में परिवर्तित हो जाता है। जैसे राम प्लस अयन बराबर रामायण, तो इसी प्रकार से ये क्या हो गया? अणय। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो किसकी उत्पत्ति हो जाएगी? व्याकरण। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार से होती है। और हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में थोड़ा सा चेंज आता है, इसमें वी प्लस आ प्लस यहां पर कर और अन, हिंदी में क्री का क्या बन जाता है? कर, तो वी का वही हो गया व्या, और कर प्लस अन बराबर करण, तो हिंदी में क्या हो जाता है? व्याकरण। इसी प्रकार से ये इसका हिंदी में संधि विच्छेद है व्याकरण का, और ये संस्कृत में संधि विच्छेद है। तो इस तरह से व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति होती है। तो इतना समझ में आ गया दोस्तों आपको व्याकरण किस तरह से होती है, कैसे उत्पत्ति होती है, और भाषा की कैसे, और व्याकरण और भाषा दोनों में आपस में अंतर संबंध होता है। और इनमें से पहले व्युत्पत्ति भाषा की होती है, उसके बाद में आवश्यकता पड़ने पर व्याकरण की व्युत्पत्ति होती है। तो भाषा एक बताया मैंने आपको प्रवाहमान निर्जर है, क्योंकि उस पर व्याकरण का हम अगर साधारण बोलचाल में बोले तो व्याकरण के नियमों में इसको ज़्यादातर बांध नहीं सकते। साधारण बोलचाल में बोलते हैं तो इसको बांध नहीं सकते, क्योंकि कहाँ कहाँ पर हम व्याकरण का ध्यान रखेंगे, अर्थात हम रख नहीं सकते, रखेंगे तो हम भाषा को बोल ही नहीं सकेंगे। तो व्याकरण के नियमों में हम भाषा को ज़्यादातर बांध नहीं सकते। अब देखिए व्याकरण के बारे में कि व्याकरण वह शास्त्र जो किसी भी भाषा के चरम अवयव या वर्ण, चरम यानी एक छोटे से छोटा चरम जो छोटे छोटा अक्षर होता है या वर्ण होता है, उसको से लेकर उसकी शब्द संरचना तथा वाक्य संगठना की भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता हुआ उसका स्वरूप बोध कराता है। यानी व्याकरण क्या है? एक चरम शब्द जो छोटा सा व्याकरण, छोटा सा वर्ण, इस वर्ण के बारे में, और एक होता है अक्षर, दोनों के बारे में हम वर्ण विचार पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे।
तो छोटे से छोटा वर्ण या अक्षर होता है उसके बारे में चर्चा करके यानी उस तक ले जाकर और शब्द संगठना होती है जो हम लिखते हैं पूरा एक शब्द, जैसे राम बाजार जाता है या राम सीता को ढूंढने के लिए वन गया था या उसको हनुमान जी को भेजा था, मान लीजिए जो भी सेंटेंस है उसको बोलते हैं। तो वहां तक यानी वर्ण से लेकर एक सेंटेंस तक यानी एक वाक्य संगठन तक ले जाती है, उसे क्या कहते हैं हम व्याकरण, वही व्याकरण शास्त्र है। इसी शास्त्र के द्वारा हम भाषा की वर्णमाला है, शब्द रचना है और वाक्य योजना है, नियमों की जानकारी करते हैं। भाषा के इस व्याकरण के द्वारा ही हम जो वर्ण होते हैं, वर्णों के बाद में शब्द आते हैं, शब्द के बाद में वाक्य, इन सब की जानकारी हम इसी व्याकरण के द्वारा लेते हैं। व्याकरण को शब्दानुशासन की उपाधि से अलंकृत किया गया है क्योंकि शब्दों का अनुशासन करती है। जैसे हम कुछ भी बोल, जगत मैंने बताया ना आपको भी, जगत और जगत में कोई फर्क नहीं होता, हम बोलते हैं तो, लेकिन उसका अनुशासन कौन करती है? वही करती है, व्याकरण ही करती है, कहीं अर्थ का अनर्थ न हो जाए, क्योंकि व्याकरण ही साधु असाधु शब्दों का अनुशासन करती है। यानी जो कौन से शब्द यहाँ पर उचित है, कौन से नहीं है, कौन से सही है शब्द यहाँ पर बोलने लायक है या नहीं है, वो इसकी कौन ध्यान रखता है, इसका अनुशासन कौन करता है? व्याकरण ही करता है, जिसके कारण हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। किसके कारण ज्ञान प्राप्त होता है? शुद्ध व्याकरण के कारण हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात व्युत्पत्ति की बात की जाए तो उसे मतलब भाषा का जो शब्द अनुशासन होते हैं, ज्ञान कहलाता है भाषा का, उसे क्या कह देते हैं हम? व्याकरण कह देते हैं। अब एक दो देखिए दोस्तों, जैसे यद्यपि बहु ना दिशे तथापि, इसके बाद में हम समझेंगे कि व्याकरण अगर हम नहीं समझें या व्याकरण का ज्ञान हमें नहीं हो तो हमारे सामने क्या क्या समस्या आ सकती है। यद्यपि बहु ना दिशे तथापि, यद्यपि बहुनादिशे तथापि पटपुत्रम व्याकरणम, पटपुत्र व्याकरणम, पटपुत्र व्याकरणम को कोई पिता है अपने पिताजी अपने बच्चे से कह रहा है, तथापि बहुनिधिशे तथापि पटपुत्र व्याकरणम, स्वजन स्वजनो, स्वजन है स्वजनो, सकलम सकलम, स्वजन स्वजनो सकलम सकलम, सकृत सकृत, सकृतम सकृतम। देखिए इसके बारे में अब देखिए इसका क्या अर्थ होता है। यद्यपि बहुनादिशे तथापि पटपुत्रम व्याकरणम स्वजनो स्वजनो माभूत, सॉरी स्वजनो स्वजनो स्वजन स्वजनो माभूत सकलम सकलम सकृतम। देखिए इसका, एक पिताजी अपने पुत्र से या गुरु अपने शिष्य से कहता है कि यद्यपि अगर तुमने बहुनादिशे तथापि, अगर तुमने बहुत से अधिक अध्ययन नहीं किया है, बहुत नहीं पढ़ना चाहते हो, तो पटपुत्रम व्याकरणम, कि कम से कम पुत्र व्याकरण का अध्ययन तो तेरे को निश्चित रूप से जरूर कर लेना चाहिए, उससे अपना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वो कैसे होता है? देखिए स्वजनो स्वजनो, अब देखिए मित्रों स्वजन का क्या अर्थ होता है? स्व यानी अपना और जन यानी लोग, अपने अपने संबंधी या रिश्तेदार, जो भी अपने माता पिता स्वजन में आ जाते हैं। तो स्वजनो स्वजन स्वजनो। अब इस स्व का अर्थ क्या होता है? इस स्व का क्या अर्थ होता है? कुत्ता, स्वान जिसको बोलते हैं हम, स्वजनो। अब इस स्वजनों का क्या होता है? कुत्ता, अर्थात कुत्तों का परिवार। स्वजन है तो अर्थ हो गया ना इसमें, यहाँ तो अपने हो गए, यहाँ फिर हो गया क्या? कुत्ते जानवर। कितना अंतर हो गया इसमें? स्वजन स्वजनो। अगर तुम
अपनों को, अपने परिवार को इस स्वजन की जगह ये स्वजन बोलोगे तो नहीं चलेगा। फिर देखिए सकलम, सकलम इसका तो सकलम यानी संपूर्ण और इसका होता है सकल जो आदमी की होती है, इसका अर्थ संपूर्ण और इसका सकलम। और इसका देखिए सकृतम, सकृतम तो इसका होता है एक बार सकृतम और इसका हो जाता है विष्ठा, जो हम गंदगी होती है उसको क्या बोलते हैं सकृतम। तो देखिए व्याकरण के बिना हम कितना अर्थ का अनर्थ कर जाते हैं कि स्वजनो, स्वजनो यानी अपनों को हम कुत्ते बोल देते हैं और सकलम संपूर्ण को हम सकल बोल देते हैं और सकृतम जो एक बार हमें कहना चाहिए उसको क्या बोल देते हैं हम विष्ठा या गंदगी उसे बोल देते हैं। और व्याकरण वेद रूपी पुरुष का मुख्य कहा जाता है। व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख्य कहा जाता है। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम शुद्ध नहीं बोलेंगे तो हमें नुकसान ही होगा। व्याकरणम मुखम स्मृतम, व्याकरणम मुखम स्मृतम, स्मृतम यहाँ वेद से संबंधित है कि व्याकरण है वो वेद रूपी पुरुष का मुख्य कहा जाता है। तो दोस्तों हमने चर्चा की है पहले वीडियो में और इसमें, पहला वीडियो अगर देखेंगे तो आपके ये वीडियो समझ में आएगा। भाषा और व्याकरण इन दोनों से संबंधित हमने चर्चा कर ली है। तो इन दोनों को आप देखिए, समझ में आए या ना आए तो मुझे कमेंट कीजिए। और इससे पहले वाला वीडियो देखने के लिए लिंक दे दूंगा नीचे, उसमें से जाकर देखिए। और आज के लिए इतना ही, बस ज़्यादा छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, अभी 16-17 मिनट या 20-25 मिनट इतना ही बनाऊंगा, 1-2 वीडियो। उसके बाद में अगर हम शुरू करेंगे ना वर्ण विचार आगे क्लास में तो उसमें थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनेगा, तो देखते रहिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।